हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद एनबी। कैसे हैं आप? बिल्कुल शायद ठीक होंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको हमारे जो कक्षा 10 की विज्ञान है उसमें कौन कौन से अध्याय हैं और कौन कौन से अध्यायों को हमने किस विषय में रखा है, विज्ञान में, रसायन विज्ञान में कौन सा रखा है, जीव विज्ञान में कौन सा रखा है और भौतिक विज्ञान में कौन सा रखा है, इसके बारे में जाना। और हाफ ईयर में हमारे कौन कौन से अध्याय आने वाले इनके बारे में जाना। तो आज हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं बिना समय गंवाए। आज हम बात करेंगे हमारे पहले अध्याय रासायनिक विज्ञान में। इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं? सबसे पहले हमको इस चीज़ को जानना होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में यदि हम सामान्य रूप से बात करते हैं तो हमने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऐसी पाते हैं जिनसे हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। जैसे सामान्य रूप से आप देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में अगर खुले तापमान पर हम कमरे के तापमान पर यदि हम दूध को रख दें तो वो फट जाता है, या लोहे की वस्तुओं को हम अगर नमी वाले स्थान पर रखते हैं तो उसमें जंग लगने लगता है, या अंगूर अपने आप सिकुड़ने लगते हैं, या किशमिश को पानी में डालने पर फूलने लगते हैं, या भोजन का पकना या भोजन का पचना, या हमारे सांस लेने की प्रक्रिया, ये समस्त जो हम चीज़ें देखते हैं ये हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करती हैं। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ अपने मूल रूप से या अपनी पूर्व अवस्था से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि ये जो क्रिया हो रही है ये रासायनिक क्रिया हो रही है या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसी को हम देखते हुए अगर हम इसको प्रयोगात्मक रूप से देखते हैं तो विभिन्न प्रकार की चीज़ों को हम देखते हैं। यदि हम देख रहे हैं दूध से दही बनने की प्रक्रिया यदि हम देख रहे हैं तो दूध से दही बनने का जो प्रक्रम है उसमें दूध को जो हम सामान्य ताप पर रखेंगे तो उसके अनुसार दूध जो है वह फट जाता है, यानी मूल अवस्था से उसके रूप में कहीं न कहीं परिवर्तन आ जा रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो अतः हम सामान्य रूप से अगर इस परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा के रूप में हम कह देंगे रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें वस्तु की मूल अवस्था में कहीं न किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है, या उसके रूप में परिवर्तन हो रहा है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है, या उसकी अवस्था में कहीं न किसी रूप में परिवर्तन हो रहा है। तो इसके अब मैंने इसमें हाईलाइट भी करके आप देख सकते हैं कि इसमें अवस्था में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, या उसमें से गैस का निष्कासन होना, या उसके तापमान में परिवर्तन होना, ये समस्त क्रियाएं जो हमारे रासायनिक अभिक्रियाओं में आती हैं। तो पुनः हम इसको दोबारा से फिर देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था से कहीं न किसी रूप में परिवर्तित हो जाता है, या उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, रासायनिक उसमें परिवर्तन कहलाएगा, या हम कहते हैं उसके रंग में परिवर्तन होगा, या उसमें से गैस का उत्सर्जन हो रहा है, या तापमान में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होंगी वो हमारे रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगी। तो इस चीज़ को हम समझ चुके हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि रासायनिक समीकरण। तो अब हमने कहा कि भाई दूध को गर्म करने से या दूध को खुले तापमान पर रखने से दूध फट गया, तो इस प्रक्रिया को लिखने में कितनी अजीब स्थिति होगी। या हमने कहा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बना के से मैग्नीशियम रिबन को हम जलाते हैं तो उसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड परिवर्तन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको मिल रहा है। तो इसको हम वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर हम इसको शब्दों के रूप में लिखते हैं, हम लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड और उसको हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हो रहा है। लेकिन ऐसी स्थितियों में हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे अभिक्रियाएं हैं उसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद होते हैं। अब एक चीज़ आप जानते हैं, रिएक्शन कभी अकेले नहीं होता है। रिएक्शन में एक से अधिक या दो से अधिक हम पदार्थों को लेते हैं जो इसमें प्रतिभाग कर रहे होते हैं। ठीक, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इनको हम कहेंगे अभिकारक। और जो उत्पाद बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हम कह देंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन रहा है, एक उत्पाद बन रहा है। तो सीधी सी बात है, हम समझे कि भाई दो या दो से अधिक पदार्थ जो मिलकर के अभिक्रिया करते हैं और उसके बाद जो नया पदार्थ बनता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। जो अभिक्रिया कर रहे होते हैं, जिनमें अभिक्रिया हो रही होती है, उसको हम अभिकारक कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण के लिए हम बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पाद
हमारे इसमें मुख्य तत्व होते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखने को हम शब्द समीकरण करते हैं, इनको हम शब्द समीकरण के रूप में जानते हैं। और यदि हम इसको रासायनिक प्रतीकों और उनके चिन्हों के माध्यम से लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। जैसे अगर हम इसी को थोड़ा सा देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे अभिकारक हो गए। इनको मैग्नीशियम का सूत्र हमारा जो है Mg है और ऑक्सीजन का सूत्र हमारा O2 है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को हम जब अभिक्रिया कराएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र हमारा क्या, MgO। तो हमने देखा कि बहुत छोटा सा भी लिखना पड़ा हमें, तो हम Mg प्लस O2 मिला करके हमने MgO बनाया। इसको हम ट्वाइस MgO भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं उनको हम बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हम दाहिनी तरफ लिखते हैं। तो अभिकारकों के बीच में हम धन का चिन्ह लगा करके प्रयोग कर सकते हैं, और जब उत्पाद की तरफ हम बढ़ेंगे तीर का निशान होगा उत्पाद की तरफ को होगा। उत्पाद अगर आप एक या एक से अधिक उत्पाद बन रहे हैं तो उसमें भी हम धन का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक। इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और आती है कि रासायनिक समीकरणों का संतुलन। अब संतुलन हम कह सकते हैं, अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को यदि आप जानते हैं, आपने 9th में पढ़ रखा द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, तो उस द्रव्यमान संरक्षण नियम में हमने देखा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो पदार्थ का निर्माण होता है और न ही पदार्थ का विनाश होता है। या हम कह सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका अगर हम सीधी सी बात करते हैं तो जो हमने उत्पाद प्राप्त किया है उसमें उपलब्ध पदार्थों के परमाणु क्या कहते हैं, परमाणु के द्रव्यमान जो अभिकारक हैं उनके परमाणुओं के द्रव्यमान बराबर होने चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो इसका मतलब समीकरण हमारी संतुलित नहीं है। तब हम कह सकते हैं कि अभिकारक और उत्पादों के बीच में जो परमाणुओं के द्रव्यमान की संख्या है वो दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। जब दोनों तरफ बराबर होगी तब हम कहेंगे समीकरण संतुलित है। जैसे हम सीधी सी बात कर सकते हैं, तो सिंपल सा एक यहाँ पर एग्जांपल हमने इसमें दे रखा है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का हमने अभिक्रिया कराई और इसमें से हमको मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 गोज टू ZnSO4 प्लस H2। यानी आपने देखा ZnSO4 प्लस Zn प्लस H2SO4 गोज टू ZnSO4 प्लस H2। इसके अगर हम इसके समीकरण संतुलन की बात करते हैं तो आपकी बुक में भी आपको दे रखा है। एक तरफ हम तत्व लिखेंगे, उसके बाद अभिकारकों में परमाणु की संख्या लिखेंगे और उसके बाद उत्पाद में परमाणु की संख्या। तो तत्व जैसे हमने लिखा Zn हो गया, H हो गया, S हो गया और O हो गया। Zn जिंक आपका होगा, जिंक में परमाणु की संख्या लेफ्ट साइड में आपकी जो थी अभिकारकों में 1 थी और उत्पाद में भी 1 ही है। हाइड्रोजन में देखते हैं तो उसके परमाणु जो संख्या थी वो 2 थी और उत्पाद में भी आपके 2 है। और सल्फर की आप देखते हैं तो अभिकारकों में भी 1 थी परमाणु संख्या और उत्पाद में भी 1 है। इसी प्रकार हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का हम देखते हैं तो परमाणु संख्या इधर 4 थी तो इधर भी उत्पाद में भी 4 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आपका जो ZnSO4 प्लस H2 और हम कह सकते हैं इससे ऊपर आपने क्या देखा, जो Zn प्लस H2SO4 गोज टू ZnSO4 प्लस H2। इनमें दोनों तरफ बराबर Zn भी 1 है, H2 2 है और S1 O4। इधर उत्पाद में भी आपके Zn 1 है, S 1 है, O4 है और S2 है। तो हमने देखा दोनों जगह हमारे बराबर हैं। तो इस प्रकार यह समीकरण संतुलित है। इस प्रकार आपने देखा कि समीकरण को हम कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के बाद हम आते हैं कि हमें कितना ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इसको देखने के लिए हमारे इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इन क्वेश्चनों को हमें हल करना होगा। तो मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है। इसमें प्रश्न आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, वाई में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। थोड़ा सा मैंने मोटा आइडिया आपको दिया था कि भाई इसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी, भाई कोई चीज़ आपने रखी है उसमें जो भी अशुद्धियाँ होंगी तो उसको दूर करके हम शुद्ध मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, इसलिए हम उसको रिबन को पहले साफ़ कर लेते हैं। तो साफ़ करने के बाद जो शुद्ध चीज़ निकलेगी इसलिए हम उसको साफ़ करते हैं। ये तो मैंने ही बता दिया आपको।
इसके बाद दूसरा इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। अब इनका का हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गोज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब आपको क्या लिखना है, इसमें हाइड्रोजन का सूत्र लिख देना है, क्लोरीन का सूत्र लिख देना है, तो मिल करके क्या बनेगा वो आपको लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गोज टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, क्लास में बताते रहता हूँ कि आपको सबसे पहले इनके सूत्र तो याद करने ही होंगे। सूत्र अगर आपको याद होंगे तो आप सीधे से इनको लिख देंगे। ठीक, नहीं, 3 ही क्वेश्चन है इसमें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्थाओं के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इस जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अगुणजनक बेरियम सल्फेट का ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें जल में होगा तो कौन सा लिक्विड फॉर्म पर होता है, कहीं एल लिखा रहता है। अभी तो अगर हमारा बोर्ड होता ना उसमें हम आराम से समझा देते, लेकिन अब हमारे इस तरीके से हो रहा है तो हम थोड़ा सा इसी तरीके से समझेंगे भी। तो आपको क्या करना है, ये 3 क्वेश्चन आपको बनाने हैं। यदि ये 3 क्वेश्चन आपको इजीली आ जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके पास लेकर के आऊँगा उसमें आपके इनके आंसर भी आपको मैं स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करूँगा, जिससे आपको टैली कर लेंगे कि पहले उन्होंने जो क्वेश्चन बनाया कि वो सही है या मैंने जो आंसर दिए वो सही है। यदि आपके आंसर मैच करते हैं तो आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं। यदि आप मैच नहीं कर पा रहे हैं या आपके आंसर मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको थोड़ा कहीं कमी है। दोबारा से फिर आप उसको एक बार रिपीट करके देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आप उसमें पास आउट हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए जो इस बीच ऑनलाइन क्लास चल रही है बहुत फ़ायदेमंद होंगी। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने अभी तक आपको इसमें थोड़ा सा बता रखा है, क्योंकि वीडियो अभी स्टार्टिंग आप कर रहे हैं देखने के लिए, तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में इतना है कि इसके बाद आप नेक्स्ट आगे से देखेंगे बहुत ज़्यादा रोचक तरीके से आप इसको आगे जान पाएंगे। अभी तो आप भी इसमें वो नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे बहुत रोचक तरीके से, रोचक जानकारी के साथ यहाँ पर आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, और आपका दिन अच्छा गुजरे और आप अच्छी तरीके से तैयारी करें। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।